नेपाल में भयानक बाढ़ ने ली 175 लोगों की जान, 300 भारतीयों समेत 800 से ज्यादा लोग लापता। भारत सरकार ने भेजी मदद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ओंकारेश्वर दौरा, पंचायतन मंदिर का किया शिलान्यास। बोले सिंहस्थ से पहले पूरे होंगे विकास कार्य। जबलपुर में आयोजित माय भारत युवा कनेक्ट खेलो इंडिया संवाद में हुए शामिल। चुनावी तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की तैयारियां तेज। ग्राउंड जीरो पर संगठन मजबूत करने पर फोकस। 40 जिलों में 8000 कार्यकर्ताओं को दी गई ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कई जिलों में नदी नाले उफान पर, प्रशासन अलर्ट पर। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ ने करीबन 178 लोगों की जान ले ली है। इसमें नेपाल में 165 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई है। 1400 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वहीं नेपाल में 826 लोग अब भी लापता हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक इसमें 300 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं। वहीं तिब्बत में 550 से ज्यादा लोगों का सुराग अभी तक नहीं मिला है। चीन की सरकारी वेबसाइट सीसीटीवी ने इसकी जानकारी दी है और राहत और बचाव टीमें खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार कर रही है। नेपाली सेना ने रसुबा के टिमुरे से आज सुबह 116 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इसमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। वहीं बुधवार सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस भी किए गए थे। तो आपको बता दें, नेपाल में मौतों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जहां राहत बचाव अभियान में अब टीमें जुटी हुई हैं। और अब सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमुख कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जीनोमिकी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जीनोमिक डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में काम करेंगी डॉक्टर दीक्षा भारतीय। 4.5 लाख रुपए का सीड कैपिटल मार्केटिंग अनुदान। PHSI टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड तुषार राज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं और आज प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश के नवाचार परिदृश्य की नई पहचान है। इंक्यूबेटर प्रोत्साहन वितरण इस समय मंच पर हैं नवयुग नवाचार फाउंडेशन IET लखनऊ, 4,80,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। डॉक्टर पुष्कर मंच पर हैं और उसके पश्चात NIET के डॉक्टर संजय कुमार 60,81,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इंक्यूबेटर मान्यता प्रमाण पत्र वितरण मंच पर हैं VBSPU इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन जौनपुर के राकेश कुमार सिंह और अविनाश। MSU एकेडमिक फाउंडेशन की डॉक्टर विमला वाई और अभिनव पुंडीर सहारनपुर से। और अब यूपी स्टार्टअप फंड समर्थित स्टार्टअप्स का सम्मान मंच पर बुला रहा हूं। सबसे पहले मैग्नम टेक्नोलॉजी के तरुण सेनानी को, अल्फाड्रॉइड इंडिया के अक्षत राज और गौरव जोशी मंच पर हैं। 19 नए स्टार्टअप फंड्स में से 2 प्रतिनिधि के रूप में मंच पर हैं। इन स्टार्टअप्स ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड के माध्यम से निवेश आकर्षित कर सिद्ध किया है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए विश्वसनीय उभरता हुआ केंद्र है। और इस समय मंच पर हैं लेटर ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करते हुए ब्रिस्क ओलिव के सुनील प्रेम जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026।
किस प्रकार उत्तर प्रदेश नए सपनों के साथ तैयार है। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादियों का बड़ा डंप बरामद किया गया। मलकानगिरी पुलिस की डीवीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगलों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां 3 देसी बंदूकें और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। कई आईईडी और 2 क्लेमोर माइन भी मिली है। वहीं कोडेक्स तार और माओवादी बैनर समेत अन्य सामग्री जब्त की गई है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मामले में आगे की जांच और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादियों का बड़ा डंप बरामद किया गया, जहां मलकानगिरी पुलिस की डीवीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। और सीधा आपको ले चलेंगे लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। स्टार्टअप की तुलना में अगर अपने आप को देखते हैं तो हमारा हिस्सा 1/10 आ रहा है, जबकि आबादी 1/6 है। यानी इसका मतलब हमें यहां पे भारत के कुल स्टार्टअप का 20% यूपी के अंदर होना चाहिए। इसके लिए तैयारी करनी होगी और इसके लिए जितने भी आज यहां पे हमारे जितने भी स्टार्टअप्स यहां पर आए हैं डीप टेक के क्षेत्र में, जिन्होंने अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित कर रहे हैं, उन सबका भी मैं आह्वान करूंगा और सभी स्टार्टअप से मैं कहूंगा वे इस इकोसिस्टम को और गति प्रदान करने के लिए, आज के युवाओं के सपनों को और उड़ान देने के लिए वे आगे आए। हमने पहले ही सिडबी के साथ फंड ऑफ फंड्स बनाया है। आवश्यकता पड़ेगी हम इस राशि को आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी हम लीज पे लैंड उपलब्ध करवाने में आपकी मदद करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी हम यहां पे आपको एक प्लग एंड प्ले मॉडल पर और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर विदिशा से, जहां बस स्टैंड पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार वेन्यू कार ने ऑटो और 2 बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। विदिशा में बड़ा हादसा हुआ। बस स्टैंड पर देर रात भीषण सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार वेन्यू कार ने ऑटो और 2 बाइक को टक्कर मारी और इस पूरे हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। 2 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें, जो कि साफ बयां कर रही हैं कि यह हादसा काफी भीषण था, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा होगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। ऑटो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां कई लोग गंभीर घायल हैं। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो अफरा तफरी का माहौल हादसे के बाद नजर आया। एक भीषण सड़क हादसा और इस पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पवित्र नगरी ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में भव्य पश्चातायन मंदिर के निर्माण का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इस दौरान भारत की दिव्य संन्यास परंपरा के प्रतिनिधियों, षड्दर्शन संत मंडल के संतों और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में 45 पवित्र शिलाओं का पूजन भी किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतन
मंदिर का निर्माण सनातन एकात्म चेतना और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ से पहले ओमकारेश्वर में मंदिर के 7 घाटों समेत कई विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश विकास के साथ अपनी सनातन संस्कृति और गौरव को भी आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ से पहले एकात्म यात्रा निकाली जाएगी, जो कि देश भर से होकर उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में पहुंचेगी। यात्रा के जरिए सनातन चेतना, आध्यात्मिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके कारण से दुनिया भारत का वैभव देख रही है, दुनिया भारत की ताकत को जान रही है। आज अयोध्या में भी भगवान राम का धाम अगर जगमगा रहा है, तो हमारे अपने वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत की संकल्प शक्ति, जिसने सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का भी ध्यान रखा। न्यायालय तो पहले भी थे, आज जब यहाँ हम सब आनंद के साथ एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की अंतर्मन के अंदर एकता, वो हम सब मिलकर के परम पूज्य ईश्वर को अपने अपने मार्ग के माध्यम से भी अपने इष्ट को अगर भजते हैं, तो जो हमारी विभिन्नता है, विरोधाभासी व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में वो कठिन काल जब शंकराचार्य जी ने मन में संकल्प किया होगा, जब उनने देश के अंदर की विविधता में जो कष्ट है उसका निवारण का संकल्प लिया। ये वाकई वो कठिन काल भी था। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा। ये सच में कई कारणों से सब संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। हमारी सरकार ने जब इस निर्णय को लिया, तत्पश्चात कई कष्ट आए, कई कठिनाई भी आई, लेकिन हमने कहा नहीं, इस धाम को लेकर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत धाम है। शिव पंचायतन मंदिर की शिला पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये वही स्थान है जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवत गुरु गोविंद पाद जी महाराज से शिष्यत्व धारण करके पूरे देश और दुनिया में सनातन धर्म की वर्तमान की धारा का एक तरह से प्रवाहित सनातन ज्ञान की परंपरा को स्थापित किया। ऐसे में शिव पंचायतन पद्धति से हमारे सनातन धर्म की धारा की एकात्मता बनी रहे। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एकात्म धाम पर यह दिव्य धाम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। उम्मीद करें सिंहस्थ के पहले बहुत सारे काम यहाँ ओंकारेश्वर में संपन्न होंगे। इसमें एक बड़ा मंदिर और 4 अलग प्रकार के सभी मंदिर, जिनको मिलाकर के पूरा हमारा शिव पंचायतन मंदिर की स्थापना हो रही है। और घाट से लेकर कई प्रकार के श्रद्धालुओं की, धार्मिक तीर्थयात्रियों की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। मेरी अपनी ओर से एकात्म धाम के सभी वासियों को, प्रबंधकों को, सभी संत वृंद को, सबको बहुत। बदायूं से बड़ी खबर, बनकोटा गांव में अचानक टूटा बिजली का तार, करंट की चपेट में आने से 2 बच्चे झुलसे। आपको बता दें, हादसे के बाद परिजनों में हड़कंप मचा। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने लाइनमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिना पैसे काम नहीं करने का गंभीर आरोप भी लगाया। तो वहीं कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने का दावा भी किया जा रहा है। बिजली का तार टूटने से बड़ा हादसा टला और वजीरगंज थाना क्षेत्र के बनकोटा गांव का पूरा मामला सामने आ रहा है। तो आपको बता दें, पूरा मामला बदायूं से सामने आ रहा है, जहां बनकोटा गांव में अचानक बिजली का तार टूटा, करंट की चपेट में आने से 2 बच्चे झुलसे। तो वहीं हादसे के बाद परिजनों में भी हड़कंप मचा। हादसे के बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिजनों ने लाइनमैन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बिना पैसे के काम नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं कई बार शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं होने का दावा भी किया गया है।
और सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां ओबरा डैम में बड़ी पानी की आवक, प्रशासन अलर्ट और आज रात किसी भी समय डैम का फाटक खुलने की संभावना बताई जा रही है। फाटक खुलने से सोन नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। तटवर्ती 7 गांवों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश डीएम चर्चित गौड़ ने दिए हैं, जहां नदी जल प्रभाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। सीओ और थाना प्रभारी के मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की टीम रात में भी स्थिति पर नजर रख रही है। ग्राम प्रधानों की सूचना देने के निर्देश और अफवाहों से बचने की अपील भी लगातार लोगों से की जा रही है। तो आपको बता दें कि सोनभद्र के ओबरा डैम में जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है और आज रात किसी भी समय डैम के फाटक खुलने की संभावना जताई जा रही है। लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों को जल स्तर अधिक होने की वजह से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। फाटक खुलने पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जहां तटवर्ती 7 गांवों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज गोरखपुर के युवाओं के लिए बड़ा मौका है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर में खेल की बात पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं और खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गोरखपुर में होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और स्थानीय खिलाड़ी शामिल होंगे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे और देश भर के करीब 1600 स्थानों से 8 लाख से ज्यादा युवा प्रधानमंत्री के संवाद से जुड़ेंगे। कार्यक्रम के बाद स्थानीय युवाओं, माय भारत स्वयं सेवकों और खिलाड़ियों के बीच संवाद होगा। इसमें खेल, फिटनेस, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। बिजनौर के धामपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जहां नूरपुर मार्ग पर एक ट्रक चालक ने स्कूटी सवार कुलवंत चौधरी को टक्कर मार दी और ट्रक लेकर मौके से भागने लगा। जहां कुछ दूरी पर ट्रक सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से जा टकराया। दोनों ट्रकों के जोरदार भिड़ंत के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें हापुड़ निवासी चालक फंस गया और जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल स्कूटी सवार कुलवंत चौधरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। की तरफ से एक ट्रक जो आ रहा था, उसने सामने से आ रहे एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दिया। इस टक्कर में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक ट्रक को भगाते हुए आगे ले गया तथा आगे सामने से आ रही एक दूसरी ट्रक में इसने टक्कर मार दी। इस दोनों टक्कर लगने से दोनों गाड़ियों के बीच आग लग गई। तत्काल मौके पे फायर की टीम तथा पुलिस की टीम पहुंच गई। आग को बुझा लिया गया है। इस घटना के दौरान ट्रक चालक गंभीर रूप से झुलस गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है तथा स्कूटी चालक भी घायल हो गया था, जिसको उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर शांति है, किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। नूरपुर यूपी में भारी बारिश के दौर में जल्द कमी के आसार हैं, जहां अगले 24 घंटे के बाद मानसूनी सक्रियता में व्यापक कमी संभव है। दक्षिणी यूपी और उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश पर निम्न दबाव का असर जारी है। मानसूनी द्रोणी के चलते प्रदेश में बारिश का दौर बना हुआ है। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, तो राजभवन क्षेत्र में 52 मिलीमीटर, अम्बेडकर पार्क में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश में कमी के साथ तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी के आसार हैं और मौसम में बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तापमान बढ़ सकता है। लखनऊ में त्योहारों से पहले बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी तेज, जहां 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष मेंटेनेंस अभियान। दशहरा और दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। लाइन, ट्रांसफार्मर और उपकरणों की कमियां पहले की जाएंगी दूर और स्थानीय फॉल्ट का जल्द समाधान होगा। सोशल मीडिया पर जानकारी मिलेगी। गलत बिजली बिलों के निस्तारण के लिए लगाए जाएंगे विशेष कैंप और मौके पर ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। जहां संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सब स्टेशनों पर अब सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ेंगे।
लखनऊ के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे का मामला सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, तो वहीं अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव मदद के निर्देश दिए गए, तो वहीं पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर राहत कार्य अब तक जारी है। बता दें कि अधिकारियों को घायल होने की समुचित जानकारी, मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव मदद के निर्देश जारी कर दिए हैं। नेपाल में बाढ़ प्रभावित यूपी के नागरिकों की मदद के लिए योगी सरकार सक्रिय। नेपाल भेजी गई एसडीआरएफ की एक प्लाटून, 32 जवान राहत बचाव में जुटे। बता दें कि पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए। राहत बचाव अभियान के लिए 4 रबर बोट मौके पर मौजूद, तो वहीं अतिरिक्त एसडीआरएफ प्लाटून के साथ एल्यूमिनियम बोट भी भेजी जा रही है। नेपाल के सिंधुरिया में राहत बचाव अभियान की तैयारी अब तेज है। नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के परिजन जहां 1070 पर संपर्क करने की बात कही जा रही है। राहत आयुक्त कार्यालय ने प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए ये सूचना जारी की है और लखनऊ कंट्रोल रूम से नेपाल सीमावर्ती जिलों पर नजर भी रखी जा रही है। नेपाल की बाढ़ त्रासदी पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, जहां महिलाओं के लिए 3 दिन तक बस में यात्रा फ्री रहेगी। महिलाओं के साथ एक अन्य व्यक्ति भी बस में फ्री यात्रा कर सकेगा। वहीं महिलाओं को 27, 28 और 29 को रोडवेज बस में फ्री यात्रा मिलेगी। 27 अगस्त से 29 अगस्त तक परिवहन विभाग की बसों में महिलाओं की फ्री बस यात्रा यहां पर सुनिश्चित की गई है, जहां योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा महिलाओं के लिए अब देखने को मिल रहा है। तो बता दें, रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महिलाओं के लिए 3 दिन तक बस यात्रा फ्री और महिलाओं के साथ एक अन्य व्यक्ति भी फ्री में यात्रा कर सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND24। नमस्कार।